हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं लंबी दूरी तक जल का परिवहन। ठीक है, चैप्टर 11 की तीसरी हेडिंग है। आप कक्षा 11 जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। 11वां चैप्टर है पौधों में परिवहन। इसकी तीसरी हेडिंग है लंबी दूरी तक जल का परिवहन कैसे होता है। इसके बारे में इस हेडिंग में चर्चा किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तीसरी हेडिंग, लंबी दूरी तक जल का परिवहन। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में आपने एक प्रयोग किया होगा। ठीक है, यह प्रयोग आप जो है 9th में किए होंगे। इस प्रयोग के दौरान आपने रंगीन पानी में सफ़ेद फूल सहित टहनी को डाला होगा। ठीक है, आपने रंगीन पानी लिया है और उस पानी में एक सफ़ेद फूल वाला डंठी युक्त फूल लिया है जो सफ़ेद है, टहनी है उसके पास। उसको उस रंगीन पानी में आपने डाला है होगा तथा उसके रंग में परिवर्तन को भी देखा होगा। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि टहनी से होता हुआ जो रंगीन पानी है वह अंदर उसके प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और वह आपको दिखता है। तो प्रारंभिक अवस्था में आपने एक प्रयोग किया होगा। इस प्रयोग के दौरान आपने रंगीन पानी में सफ़ेद फूल सहित टहनी को डाला होगा तथा उसके रंग में परिवर्तन को भी देखा होगा। टहनी के कटे छोर को कुछ घंटे तक घोल में रहने के बाद आपने निश्चित ही उस क्षेत्र को ध्यान से देखा होगा जिसमें से रंगीन पानी का परिवहन होता है। ठीक है, तो जब टहनी के कटे छोर को कुछ घंटे तक रंगीन पानी के घोल में रख देंगे, उसके बाद उस टहनी को देखेंगे कटे छोर को, तो आपको उसमें रंगीन पानी का परिवहन किस रास्ते से होता है वह रास्ते दिखाई देंगे। टहनी के कटे छोर को कुछ घंटे तक घोल में रखने के बाद आपने निश्चित ही उस क्षेत्र को ध्यान से देखा होगा जिसमें से रंगीन पानी का परिवहन होता है। ठीक है, यह प्रयोग आसानी से दर्शाता है कि पानी के परिवहन का रास्ता, पानी का ऊपर जाने का रास्ता टहनी के माध्यम से संवहनी बंडल मुख्यतः जाइलम है। ठीक है, तो इस प्रयोग से आप आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि पानी के परिवहन का रास्ता जो है वह संवहनी बंडल मुख्यतः जाइलम होता है। अब हम लोगों को और आगे बढ़ना है। पौधों में पानी तथा अन्य पदार्थ के परिवहन की प्रक्रिया को समझना है। ठीक है, कि पौधे में पानी और अन्य पदार्थ का संवहन की प्रक्रिया क्या है, परिवहन की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन केवल विसरण द्वारा नहीं हो सकता है। ठीक है, लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन जो है वह केवल विसरण के द्वारा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि विसरण एक धीमी प्रक्रिया है। यह छोटी दूरी तक अणुओं को पहुंचाने में कारगर है। ठीक है, लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन केवल विसरण द्वारा नहीं हो सकता है। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है। यह छोटी दूरी तक अणुओं को पहुंचाने में कारगर है। उदाहरण के लिए देखें, एक प्रारूपिक पादप कोशिका लगभग 50 माइक्रोमीटर के आर पार अणु की गति के लिए लगभग 2.5 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो एक प्रारूपिक पादप कोशिका जिसकी मोटाई लगभग 50 माइक्रोमीटर के है, कोशिका भित्ति की मोटाई के आर पार अणुगति करने के लिए 2.5 सेकंड का समय लग जाता है। 50 माइक्रोमीटर क्रॉस करने के लिए 2.5 सेकंड का समय लग जाता है विसरण के द्वारा। इस दर पर आप
क्या गणना कर सकते हैं कि पौधे के अंदर 1 मीटर की दूरी तय करने में अणुओं को विसरण के द्वारा कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 50 माइक्रोमीटर तय होता है 2.5 सेकेंड में, तो आपको 1 मीटर कितने समय में तय होगा यह आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बड़े यो जटिल जीवों में बहुधा पदार्थों का परिवहन लंबी दूरी तक होता है। ठीक है, जो बड़े और जटिल जीव हैं उनमें पदार्थों का परिवहन जो है वह लंबी दूरी तक होता है। कभी कभी उत्पादन या अवशोषण या संग्रहण के स्थान एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, तो बड़े और जटिल जीवों में बहुधा पदार्थों का परिवहन जो है वह लंबी दूरी तक होता है। कभी कभी उत्पादन या अवशोषण या संग्रहण के स्थान जो हैं वे एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। अतः विसरण द्वारा यह सक्रिय परिवहन काफ़ी नहीं है। विसरण या सक्रिय परिवहन काफ़ी नहीं है, इसलिए विशिष्ट व्यापक दूरी का, ठीक है, इसलिए विशिष्ट व्यापक दूरी का परिवहन तंत्र आवश्यक हो जाता है ताकि आवश्यक पदार्थ निश्चित रूप से तीव्र गति से पहुंच सके। ठीक है, परिवहन तंत्र आवश्यक हो जाता है ताकि आवश्यक पदार्थ जो हैं वह निश्चित रूप से तीव्र गति से पहुंच सके। जल, खनिज तथा भोजन सामूहिक प्रणाली द्वारा परिवहन करते हैं। ठीक है, जल, खनिज तथा भोजन जो हैं वे सामूहिक प्रणाली के द्वारा परिवहन करते हैं। सामूहिक या थोक प्रवाह में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन दो बिंदुओं के बीच दाब की भिन्नता के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, तो ये जो सामूहिक प्रणाली है, जो सामूहिक या थोक प्रवाह है, सामूहिक या थोक प्रवाह है जिससे पदार्थ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, यह दो बिंदुओं के बीच दाब की भिन्नता के परिणाम स्वरूप होता है। दो बिंदुओं के बीच दाब में अंतर के कारण होता है। ठीक है, तो जल, खनिज तथा भोजन सामूहिक प्रणाली द्वारा परिवहन करते हैं। सामूहिक या थोक प्रवाह में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन दो बिंदुओं के बीच दाब की भिन्नता के परिणाम स्वरूप होता है। सामूहिक प्रवाह की यह विशेषता है कि सामूहिक प्रवाह की यह विशिष्टता है कि पदार्थ चाहे घोल हो, पदार्थ चाहे घोल के रूप में हो या निलंबन, नदी के प्रवाह की तरह ही बहता है। ठीक है, तो सामूहिक प्रवाह की यह विशेषता है कि पदार्थ चाहे घोल हो या निलंबन हो, नदी के प्रवाह की तरह बहता है। यह विसरण से भिन्न होता है। यह प्रवाह जो है वह विसरण से क्या होता है, भिन्न होता है, जहाँ पर विभिन्न पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवहनित किए जाते हैं। ठीक है, तो सामूहिक प्रवाह की यह विशेषता है कि पदार्थ चाहे घोल हो या निलंबन, नदी के प्रवाह की तरह बहता है। यह विसरण से भिन्न होता है, जहाँ पर विभिन्न पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवहनित किए जाते हैं। थोक प्रवाह को तो धनात्मक जलीय दाब प्रवणता
या ऋणात्मक जलीय दाब प्रवणता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, थोक प्रवाह को धनात्मक जलीय दाब प्रवणता या ऋणात्मक जलीय दाब प्रवणता जैसे पुआल के द्वारा चूषण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पदार्थों की पादपों के संवहनी ऊतकों के द्वारा, पदार्थों की पादपों के संवहनी ऊतकों के द्वारा थोक या सामूहिक गति को स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, पादपों के संवहनी ऊतक के द्वारा थोक या सामूहिक गति को क्या कहते हैं? स्थानांतरण करते हैं। पदार्थों की पादपों के संवहनी ऊतकों के द्वारा थोक या सामूहिक गति को स्थानांतरण करते हैं। क्या आपको याद है कि जब आपने ऊंचे पादपों की जड़ों, तनों और पत्तियों के अनुप्रस्थ काट को देखा था और उनकी संवहनी प्रणाली का अध्ययन किया था? ठीक है, पिछले चैप्टर्स में आपको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। उच्च पादपों में बहुत ही उच्च विशिष्टीकृत संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, जहाँ पर स्थानांतरण के बारे में हम आपको बताए थे, जाइलम और फ्लोएम को समझाया था। तो उच्च पादपों में बहुत ही उच्च विशिष्टीकृत संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जो है वह मुख्य रूप से जल, खनिज लवण, कुछ कार्बनिक नाइट्रोजन तथा हार्मोन को जड़ से वायवीय भाग तक स्थानांतरित करता है। ठीक है, तो उच्च पादपों में बहुत ही उच्च विशिष्टीकृत संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जो है वह मुख्य रूप से जल, खनिज लवण, कुछ कार्बनिक नाइट्रोजन तथा हार्मोन को जड़ से वायवीय भागों तक स्थानांतरित करता है, जबकि फ्लोएम मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक विलयनों को पत्तियों से पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। ठीक है, फ्लोएम जो है वह मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक विलयनों को पत्तियों से पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।